हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी को कंप्लीटली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे संपूर्ण किताब के, हम यहाँ पे संपूर्ण किताब के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहे हैं। अब वो न्यूमेरिकल मात्र 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप कॉपी पेन लेकर ना बैठे। और कॉपी पेन लेने के साथ साथ आप उसको अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझना है, नोट डाउन करना है, फिर से इन्हीं क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है। ये एक दिन या 1 घंटे की मेहनत नहीं है दोस्त, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ऐसा मैं कह दूं कि भैया आपको पढ़ना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप नंबर ला देंगे, नॉट पॉसिबल ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्यों गलत आपको बताऊंगा? तो ये बातें हैं जी, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ये मैं कहूँगा। अदरवाइज 2 नंबर वाली जो न्यूमेरिकल है, यदि संपूर्ण किताब के 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल नहीं देखे आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल के नाम से, उस पर क्लिक करके 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के पश्चात। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, समझते हैं जी। देखिए सबसे पहले क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, संपूर्ण किताब के 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश है, कौन कौन सा? एक है +9e और दूसरा है एवं +e, एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। ठीक है ना? मतलब क्या कहा क्या जा रहा है ये समझिएगा। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए 2 बिंदु आवेश हैं, समझिएगा। यहां पे अगर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूं, 2 बिंदु आवेश हैं, एक ये है एक ये है। एक पर क्या है? एक पर है +9e, एक पर है +9e और एक है +e। ये 2 बिंदु आवेश है और ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर स्थित है। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है जी? 16 सेंटीमीटर इनकी बीच की दूरी है। ठीक है ना? तो कहा यह जा रहा है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच एक Q को, एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि दोनों द्वारा लगाए गए, मतलब इस आवेश के द्वारा जो लगाया गया बल है उसको हम F1 मान ले रहे हैं और इस आवेश के द्वारा लगाया गया जो बल है वो से हम F2 मान ले रहे हैं। तो दोनों जो F1 और F2, मतलब ये जो Q आवेश है ना, इसको कहाँ पे रखा जाए कि ये जो दोनों बल है वो संतुलन में हो। तो वो कहाँ पे हम रखेंगे कि संतुलन में होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं? ये आवेश है तो ये प्लस आवेश है, यदि ये माइनस आवेश होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं बताया गया है, यदि माइनस आवेश होगा तो ये प्लस है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बल लगाएगा और उसी बल को हम F2 बल कर रहे हैं। परंतु जस्ट ये भी प्लस है, ये माइनस होगा तो ये वाला भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके लिए भी ये वाला आवेश +e इस पर एक बल लगाएगा जो F2 होगा। तो यही हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इनके बीच एक Q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं, एक एक करके समझाएंगे, सब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में हम सबसे पहले ये लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि पहले हम इन दोनों द्वारा लगाए गए बल की गणना करेंगे कि भैया बल लग कितना रहा है। तो सबसे पहले हम गणना कर लेते हैं, मान लेते हैं किसका गणना कर लें, इसका या इसका? चलिए इसका ही करते हैं। जो F1 इसका ही करते हैं, +e के कारण ये Q आवेश पर लगने वाला बल। तो हम ये लिखते हैं कि ऐसे कि +e आवेश के कारण Q आवेश पर या Q पर लगने वाला बल, ठीक है ना? मतलब +e आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल की गणना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? F1। F1 इक्वल टू क्या होता है? हम बल का कूलाम के नियम से फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या हो जाएगा? इसको Q1 इसको Q2 मान लेते हैं। ये तो Q1 क्या है?
प्लस ई है और Q2 क्या है, Q है अब बटे R स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब यहां से अगर मान लेते हैं ई आवेश यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो अगर हमें दूरी ज्ञात करना है तो समझिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा आपको, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दिया, अगर फिगर से मैं समझाऊँ, यहीं पे ये Q आवेश है जी। अच्छा मैं आपको कहूँगा ये टोटल दूरी है 16 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि प्लस ई से यहाँ से x दूरी पर ये क्या है, Q आवेश है, आवेश रखा गया है। तो ये हम मान लेते हैं इतना यदि x दूरी है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो 16 टोटल है और इतना x है, तो 16 में से अगर x को घटा देंगे तो ये दूरी हमारा निकल जाएगा। मतलब ये जो दूरी होगा ना वो 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भैया टोटल दूरी है 16 और 16 में से अगर x इतना दूरी हम घटा देंगे तो इतना तो निकल ही जाएगा ना, 16 माइनस x हो जाएगा। तो वही हम लिख देंगे 16 माइनस x, इन दोनों के बीच की दूरी 16 माइनस x है, तो ये हम लिख देंगे 16 माइनस x और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले से हम जानते हैं, यही ना फॉर्मूला होता है जी। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप कूलाम का नियम पढ़े होंगे तो आपको हमने वहाँ पे फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कूलाम के नियम से कि यही ना बताया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया था। वही लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है Q1 Q2, इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, तो Q1 Q2 अब बाई R स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच की दूरी है ये, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये बात हो गया जी। तो इससे ये क्या हमारा निकला है, प्लस ई आवेश के कारण इस Q पर लगने वाला हमने जो F1 का मान है वो निकाल लिया। इसी प्रकार प्लस 9e आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल की गणना कर लेंगे, तो यही हम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, प्लस 9e आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल, और ये क्या हो जाएगा, लगने वाला जो बल होगा ये क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या, इसको Q1 इसको Q2 मान लेते हैं, तो Q1 क्या हो जाएगा प्लस 9e इंटू Q बाई R क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमने यहाँ पर निकाल लिया है। जैसे ये दोनों बल आता है तो देखिए, जब ये दोनों, ये आवेश कहाँ पर स्थिर रहेगा, जब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये इतना इतना आवेश 16 सेमी दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच, इनके बीच एक Q आवेश को कहाँ पर रखा जाए कि संतुलन में हो, इस आवेश को कहाँ पर रखा जाए कि संतुलन में हो, तो तभी संतुलन में होगा जब F1 और F2 जब दोनों बल संतुलित में होंगे, दोनों बल बराबर हो जाएंगे, तो ये भी स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को हम बराबर लिखते हैं। तब हम क्या लगाएंगे, F1 इक्वल टू F2, ऐसा हम मान लेते हैं कि F1 जो है वो F2 के बराबर होगा, तभी जाकर वो संतुलन में होगा, तो ऐसा हम मान लेते हैं। तो जैसे ही F1 इक्वल टू F2 हमने किया, तो F1 का मान हम यहाँ से रख देते हैं। F1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस E इंटू Q बाई 16 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 9e इंटू Q बाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब समझिए, इस वाले से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यहाँ से एक Q से ये Q भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया। तो अब इधर बचा क्या, इधर ओनली ऊपर बचा है 1 और नीचे क्या बचा, 16 माइनस x का होल स्क्वायर बचा है, यही ना बचा जी। इधर क्या बचा है, इधर 9 बचा है और x स्क्वायर बचा है, तो 9 बाई एक्स स्क्वायर बचा है, ये हमने लिख दिया। अब जब इतना हमारा प्राप्त हो गया ना, तो अब हम तिर्यक गुणा करा लेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करा लेते हैं, तो देखते हैं जी कैसे होगा। अगर इसका इसमें कराते हैं तो ये 9 और ये 16 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात हमें समझने वाली ये बातें हैं। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये 9 है
तो ये बताइए 9 को हम इस तरीके से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 जो यहाँ पे था उसको हम चाहें तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे 3 3 9 तो अभी भी है ना। स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए बराबर की इधर भी ये दोनों पर वर्ग है, अब बराबर की इधर भी वर्ग है, तो इस वर्ग से ये भी इधर के भी वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गए। तो अब इधर बचा क्या, इधर ओनली 3 बचा, 3 बचा। तो 3 में अगर 16 गुणा करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा ये। अब 3 में x का गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर ओनली x बच गया। इस 3x को इधर भेजते हैं, इस 3x को अगर हम इधर भेजते हैं तो ये 48 हो जाएगा इक्वल टू 3x है, इधर चला जाएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा, तो प्लस 3x प्लस x, तो 48x इक्वल टू 4x हो जाएगा, x इक्वल टू 48 माइनस 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ओनली 4 एकम में 4 और 4 दूना 8, 12 आ जाएगा जी। तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर यदि हम रखते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ पे 12 रखते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर, मतलब समझ रहे हैं, मतलब x के जगह पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 12 होगी इन दोनों के बीच की दूरी, और इन दोनों के बीच की दूरी 16 माइनस 12 कर देंगे तो 4, इन दोनों के बीच की दूरी 4 हो जाएगी। बात समझ गए होंगे, क्योंकि x के जगह x का मान हमारा आ गया 12 था, प्लस 9e और q के बीच का 12 सेंटीमीटर दूरी रख देंगे। और देखिए अगर 16 माइनस x है, x के जगह पर 12 देख देंगे तो 16 में से 12 चला गया तो 4 ही ना बचा जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आप लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट याद रखें सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये है ना कि कितना आप प्रैक्टिस करते हैं इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है, समझ रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस करना ये आपका कर्तव्य है, जरूरी नहीं कि ठीक इसी प्रकार यही आपका क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, ये कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ मैं ये कह सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा चांसेस है पूछने का, तो इसीलिए इस टाइप का एक हमने दिया, और भी अपने बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम कितना आपको लगभग मतलब 5 से 7 10 20 इतना ही ना टाइप का क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब सभी पर कराने लगे तो 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो 100 नहीं ना करा पाएंगे जी, और उतना समय है क्या आपके पास, नहीं है। तो बात आप समझ ही रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, उसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हमारा दूसरा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यहां पे समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण भी कह दिया। तो ये बताइए वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण को हमने परिभाषा कर दिया है पहले ही, अगर नहीं देखे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं लिंक दे दूंगा फिजिक्स के सभी 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर वाले वीडियो का लिंक, वहां से सभी 2 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी आप देख सकते हैं। फिर से 3 नंबर वाले, फिर से 4 नंबर तो पूछे नहीं जाते हैं, 5 नंबर वाले आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। उसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी लिंक हम दे देंगे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले का। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। मोस्टली न्यूमेरिकल के लिए 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल का लिंक सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको देख लेंगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या किसे कहते हैं जी, समान परिमाण व विपरीत आवेश के एक बने, समान परिमाण व विपरीत आवेश के बीच की दूरी यदि अल्प हो तो उसी बने निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो P = 2qL होता है। यही ना हमने फॉर्मूला से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था। तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल हमारा मोस्टली काम है। तो ये परिभाषा आप तैयार कर लेंगे। जहां तक बात आती है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव
2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण, यहाँ पे 30 डिग्री ऊपर आएगा, 30 डिग्री पर झुका है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए जी, दो हमसे कहा गया है, एक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना, एक बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना, दोनों करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात हम लिखेंगे हल, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए हैं, सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर दिया है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि ये किसका मान है, किसका वैल्यू दिया है। वैल्यू अगर आपको पता करना है, सबसे आसान तरीका है, उसके पीछे जाइए, वैल्यू के नीचे आपको दिखेंगे पीछे मात्रक लिखा होगा। अब मात्रक, ये कूलाम मीटर किसका मात्रक है जी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो इसीलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये मान दिया है। मात्रक से पहचानिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम लिखेंगे दिया है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = कितना दिया है जी? P का मान दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ये दे दिया, इतना लिख दिया हमने। फिर से कह रहा है कि इतना, देखिए 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक और बात याद रखें, न्यूटन प्रति कूलाम भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दे दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पे दिया है। जो E का मान है वो कितना है? 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब कितने डिग्री? 30 डिग्री कोण पर झुका है, तो मतलब कोण का यहाँ पे मान दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो बल युग्म आघूर्ण P = क्या होता है जी? द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है τ = मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, τ = क्या होता है? PE sin θ। ये आपको नहीं याद है तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। द्विध्रुव पर, देखिए हमें दो चीजें ज्ञात करना है, द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, एक कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। पहले हम इसका ज्ञात कर रहे हैं, तो बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है PE sin θ। अब इसका मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, τ = P का मान देखेंगे तो P का मान यहाँ पे 2 × 10⁸ है, तो 2 × 10⁸ है, -8 हमने ये लिख दिया। और E का मान अगर देखेंगे तो 2 × 10⁵ है, 2 × 10⁵ है। और यहाँ पे sin θ का मान 30 है, तो ये हमने sin 30 हमने डिग्री लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 में से 5 चला गया तो ये कितना बचेगा? 10⁻³ बचेगा। और sin 30 अंश का मान होता है 1/2 लिख दिया हमने। और 2 दूना 4 मतलब 2 हो जाएगा, तो टाउ का जो मान आया 2 × 10⁻⁻3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। ये हमारा सबसे पहला आंसर हो जाएगा, वैद्युत मतलब कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का मान। अब इसी प्रकार जैसे टाउ का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान मतलब बल युग्म आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिए, ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तब हम लिखेंगे, तब स्थितिज, यहां से हम लिखते हैं तब, सॉरी यार काम नहीं कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = -PE cos θ होता है। यह फॉर्मूला आप याद रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है ना, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो p माइनस p का मान कितना है, p का मान 2 इंटू 10 टू द पावर 8 है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, तो माइनस 8 हमने लिख दिया। फिर से E का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है, तो ये हमने लिख दिया। और cos थीटा, तो cos हमने लिख दिया, और थीटा का मान होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री cos 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे हम। अब देखिए इतना हो गया ना। एक और बात मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ क्या, चलिए एक लाइन बढ़ाना ही पड़ेगा। अब मतलब समझ जाइएगा, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है मैं आपको बता दूं कि cos 30 डिग्री मतलब cos 30 इक्वल टू कितना होता है, रूट में 3/2 होता है, इतना होता है जी, ठीक है ना। तो ये रूट में 3/2 यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट ना, एक लाइन थोड़ा बच जाएगा, जगह कम है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूट में 3/2, ठीक है जी। इससे कर दिए, ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। तो अब बनना क्या यहाँ पे u इक्वल टू क्या बचा, ये माइनस है और -2 और ये √3 इधर गुणा हो जाएगा तो 2√3 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीटली आंसर आता है, ये है, ठीक है ना। -2 इंटू √3 मतलब -2√3 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा मैं आपको एक पक्ष पूछूं कि जो हमारा बल युग्म आघूर्ण का मात्रक क्या होता है जी, बल युग्म आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर भी आप लिख सकते हैं, मतलब न्यूटन मीटर। ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा है ना, तो इसका मात्रक क्या होता है जी, तो जूल होता है। तो ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे जूल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला हमारा कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों की निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा देख लीजिए, तो ये एक फिगर इस तरीके से आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक आवेश दिया है जो है -q, यहाँ पे -q, यहाँ पे 2q है, इन दोनों के बीच की दूरी a है, इनके बीच की दूरी a है, इनके बीच की दूरी a है। तो ये आपका फिगर दिया गया है, एक बस यहाँ पे ये +2q है, ठीक है ना, +2q, ये आपका फिगर है जी। हमसे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों की निकाय, ये जो आवेश दिखाई दे रहे हैं, एक -q है, एक +2q है, एक -q है, तो आवेशों की निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए जी अब हम ज्ञात करते हैं, समझाते हैं आपको। हमें इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं हल। तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर से इन दोनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर से इन दोनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तीनों के लिए हम ज्ञात करते हैं। तो 3 आवेश हैं, तो 3 आवेश के लिए 3 स्थितिज ऊर्जा होंगे। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि निकाय में कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय में कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, U1 + U2 + U3, ऐसा हमने कर लिया जी, सॉरी, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूं, इस आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा, मतलब इन दोनों आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा U1 हो जाएगा,
इन दोनों आवेशों के लिए U2 हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के लिए U3 हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। सभी को हम जोड़ देंगे तो कुल स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो यही हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों आवेशों के कारण हम स्थितिज ऊर्जा U1 का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझिएगा, लिखेंगे -Q तथा +2Q आवेश का स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0। और Q1 Q2 होता है, Q1 का इसको हम Q1 मान लें, इसको Q2, तो Q1 है -Q और Q2 है 2Q और बाई बीच की दूरी, इनका बीच क्या है, दूरी A है, तो A हमने लिख दिया। A² नहीं, ओनली A होता है। तो ये हमारा निकल गया जी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -2Q² अब बाई A होता है। तो ये हमारा हो जाएगा जी। ठीक है, ये हमारा U1 का मतलब स्थितिज ऊर्जा U1 के लिए हमने निकाल लिया। इन दोनों के बीच का U1 हम मान ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का U2 और इन दोनों के बीच का U3 हम मान ले रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं। तो U1 हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार इन दोनों के बीच U2 स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, +2Q तथा -Q आवेश का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब 1/4πε0, इसको Q1 इसको Q2। तो Q1 क्या है +2Q और Q2 क्या है -Q और बाई A है, तो A हमने लिख दिया। अगर U2 का वैल्यू निकाल दे तो ये 1/4πε0, और ये क्या होता है -2Q² बाई A। थोड़ा सा आई थिंक नीचे ही मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है जी, देख लीजिए ये Q2 का हमारा U2 का मान हमारा निकल गया। तो अब U2 निकाल लिया, अब U3 निकाल लेते हैं। तो यहीं पे हम U3 भी निकाल लेते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -Q और -Q तथा -Q आवेश का स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा U3 के लिए हम क्या लगा देंगे जी, U3 के लिए यही फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0 और Q1 Q2। तो Q1 है -Q और Q2 भी -Q ही है, और इन दोनों के बीच की दूरी A है, तो A कर दिया। अगर हम ये आपस में गुणा करेंगे तो U3 का जो वैल्यू आएगा 1/4πε0, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये Q² बाई A हो जाएगा। ये हो जाएगा ना Q² बाई A, देख लीजिए। तो ये हमारा आ गया जी। ठीक है ना। तो देखिए ये Q1 का मान हो गया, ये Q2 का मान हो गया, ये Q3 का मान हो गया। ठीक है, सॉरी Q कहाँ बोल रहे थे भैया, उस टाइम से गलत बोल रहे क्या, U1 U2 या U3 का वैल्यू हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट है अब कमेंट करने लगेंगे सर ये बोल रहे हैं। मतलब मोस्टली मेरा फोकस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर था, ये नहीं मतलब मेरा ये दिमाग नहीं था। ठीक है ना, अदरवाइज फोकस इस पर नहीं था कि ये U है कि Q है। ठीक है, आप Q भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई वो वाली बातें नहीं है। बट हाँ मोस्टली आपको यही पता होनी चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा ही हम ज्ञात कर रहे हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा ऊपर लिख दिए ना, तो यहाँ पे Q भी लिखेंगे तो भी बात वही होगा। बट मोस्टली बुकों में U दिया है तो U से ही हम दर्शाएंगे।
समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही हमने u1 u2 और u3 निकाल लिए हैं, u1 u2 और u3, तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे ना, तो हमारी जो ये पूरी निकाय है इसमें स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो हम ऐसे कर देते हैं जी। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू u1 प्लस u2 और प्लस u3, ये हमारा हो जाएगा। अब जैसे ही इसको आप हम सॉल्व करते हैं तो U इक्वल टू u1 का जो वैल्यू है, u1 का वैल्यू 1/4πε0 माइनस 2q स्क्वायर, 1/4πε0 माइनस 2q स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। फिर से बीच में प्लस देंगे, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे माइनस 1/4πε0 माइनस 2q स्क्वायर बाई ए है। ये दोनों का वैल्यू एक ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी वही हम लिख देंगे 1/4πε0 माइनस 2q स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, बीच में प्लस। और u3 का जो वैल्यू है वो इतना दिया है, q स्क्वायर, सॉरी, ये q स्क्वायर बाई ए दिया है, इतना ही ना दिया है जी। अब बात को समझिएगा, u इक्वल टू ये 1/4πε0 को हम कॉमन कर लेते हैं। सभी में देखेंगे तो 1/4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कॉमन कर लेंगे तो बचा क्या, इधर बचेगा माइनस 2q स्क्वायर बाई ए, q स्क्वायर बाई ए हो गया। इधर भी देखिए, इधर प्लस और माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दिए, यहाँ पे 2q स्क्वायर बाई ए, और ये प्लस हो जाएगा, और ये q स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, ठीक। ये 1/4πε0 और ये हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का लॉसा ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, ये हमारा ए है, ठीक है ना, गलत ना सोचिएगा इसको, क्यू आप सोच लेंगे अदरवाइज, ए है। तो ए से ए कैंसिल हो गया तो माइनस 2q स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया 2q स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए इस वाले से सॉरी कटेगा कैसे, ये भी माइनस ये भी माइनस है ना, तो u इक्वल टू ये 1/4πε0 हो गया। और ये समझेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो, माइनस माइनस तो माइनस 4q स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस q स्क्वायर हो जाएगा बाई ए हो जाएगा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3q स्क्वायर हो जाएगा बाई ए हो जाएगा। तो ये हमारा जो इतना जो ये वैल्यू आया ना, यही हमारा कुल स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। कुल स्थितिज ऊर्जा का ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4πε0 माइनस 3q स्क्वायर बाई ए। तो आशा करता हूँ आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा स्थितिज ऊर्जा। राइटिंग पे फोकस नहीं, बात समझने पर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो पहले आप इसका ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे, इसका भी ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे। नेक्स्ट अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, मेरा एक तरीका पढ़ाने का ये है कि मैं फोकस करके यहीं पे समझाने पर बताने पर फोकस करता हूँ। मैं कोई इंटरटेनमेंट करने वाला नहीं हूँ, और मुझे आता भी नहीं है कि मैं आपको इंटरटेन करते हुए आपको पढ़ाऊँ, कोई जोक करते हुए पढ़ाऊँ, तो ऐसा है नहीं दोस्त, ठीक है ना। पढ़ाई आपको क्या लगता है, पढ़ाई मज़ा है? तो रियलिटी में कहूँ ना तो पढ़ाई मज़ा नहीं है दोस्त, ठीक है, पढ़ाई मज़ा नहीं, पढ़ाई एक सजा है जिसको आपको करना है। क्योंकि आज आप मतलब मेहनत करते हैं, आप मन से पढ़ाई करते हैं ना, तभी आगे जाकर थोड़ी सी आपको बेनिफिशियल होगा, और थोड़े आप स्टेबल रहेंगे और सुकून के साथ अपनी लाइफ को आगे आप जी पाएंगे।
तो पढ़ाई भी एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको हमें करना आवश्यक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे समझने पे मोस्टली आप फोकस करेंगे, ठीक है ना। समझे रहेंगे तो बहुत ही काम आएगा आगे। पहले एग्जाम आप अच्छे से निकालिए, अच्छे नंबर से पास हो जाइए, उसके बाद फिर से हम बताएंगे कि 12th बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो मज़ा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा नहीं है दोस्त कि यहाँ पे मज़ा आएगा। मज़े के लिए तो आप कॉमेडी मूवी देखिए, कॉमेडी कोई भी वीडियो देखेंगे तो मज़ा आएगा वहाँ पे। ये पढ़ाई है ना दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी। तो पढ़ने आए हैं तो हम लोग को फोकस करके मोस्टली इस पर फोकस करना है। कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों का व्यास, यहाँ पे कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र हैं, उनके प्लेटों का व्यास 6 सेमी है। और कह रहा है कि परावैद्युतांक मतलब उनके बीच परावैद्युत के रूप में वायु रखा है। तो यदि संधारित्रों की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक समांतर प्लेट है इस तरीके से, तो समांतर प्लेटों के जो व्यास है ना, समांतर प्लेटों का जो व्यास है वो 6 सेमी है। समांतर प्लेटों का व्यास कितना है, 6 सेमी है। और फिर से यहाँ पे कह दिए कि एक गोला है, तो गोले का जो व्यास है, एक गोला भी है तो उसका जो व्यास है ना वो कितना है, वो 200 सेमी है। गोले का व्यास जो 200 सेमी है, ठीक है। मतलब ये टोटल हमारा गोला है तो गोले का व्यास कितना है, 200 सेमी है ना, तो 200 सेमी दे दिया है। तो कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी, इन दोनों प्लेट हैं तो इनके बीच की दूरी जो है, दूरी को d से ही हम दर्शाते हैं, तो दूरी हमसे पूछ रहा है d का मान। तो चलिए हम करते हैं फिर बताते हैं। ये सब इतना हमें दिया हुआ है। सबसे पहली बात दिया क्या है, प्लेटों का। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी, प्लेटों का व्यास। तो प्लेटों का व्यास कितना दिया है, 6 सेमी। तो व्यास दिया है ना, तो व्यास से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसकी हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमें त्रिज्या ज्ञात करना है तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो व्यास हम कितना है, 6 है, तो 6 का आधा कर देंगे तो 3 सेमी आ जाएगा, सॉरी 6 का आधा करेंगे तो 3 सेमी आ जाएगा। और 3 सेमी ना दिया है तो सेमी हमें चाहिए नहीं, सेमी को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 3 × 10⁻² से गुणा कर देंगे, अब ये मीटर में हमारा चेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए ये हमारा त्रिज्या मतलब मीटर में हमारा ज्ञात हो चुका है, ठीक है जी। तो प्लेटों की त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया। अब ये जो गोला है ना, इसकी त्रिज्या हम ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि व्यास तो दिया हुआ है। तो अब हम यहां पे लिखते हैं गोले की व्यास। गोले की व्यास हमें दिया हुआ कितना, 200 सेमी ना, 200 सेमी दिया है। तो इसको त्रिज्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या 200 -2 कर देंगे इक्वल टू 100 सेमी आ जाएगा, सॉरी 100 सेमी। और 100 सेमी इक्वल टू कितना होता है जी, 1 मीटर होता है। तो इसका मतलब 100 सेमी इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर में हमने त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात कर लिया। दिख रहे हैं ना, दो चीजें हमने ज्ञात कर लिया। प्लेटों का व्यास दिया था तो उससे हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया, गोले का व्यास दिया था उससे हमने गोले की त्रिज्या ज्ञात कर लिया। जब ये दोनों चीजें हमें मिल गई तो एक चीज और हम ज्ञात करेंगे, ये जो प्लेट हमारा दिखाई दे रहा है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, मतलब ए का मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आवश्यकता हमें पड़ेगी इसलिए हम ज्ञात कर रहे हैं। अब कैसे पड़ेगी, कैसे हमें पता है, ये सब हम अभी कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे फिर हम आपको बताएंगे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल। तो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल A = πr² होता है। यह आप फॉर्मूला याद रखेंगे। प्लेटों का क्षेत्रफल πr² होता है। अगर मान हम वैल्यू रखते हैं तो A = पाई, R का जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻² है, 3 × 10⁻² है। तो ये हमने लिख दिया। A = ये कितना हो जाएगा, 9 पाई 10⁻, अच्छा इसका होल स्क्वायर है ना तो ये वर्ग हो जाएगा। तो ये 3 तरीका 9 पाई हो जाएगा, ये 10⁻, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर।
तो ये हमारा ए का भी देखिए वैल्यू हमने निकाल लिया, प्लेटों का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। जब इतना हमने ज्ञात कर लिया ना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है डी का मान। तो हम दो चीजें जानते हैं, एक आपको याद होगा हमने पढ़ाया था समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक हमने प्रूव किया था। तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होता है। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होता है। तो ये हमारा पहला, ये हम फॉर्मूला एक जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। और एक और हम फॉर्मूला जानते हैं जो है कि गोलीय चालकों की धारिता, ठीक है ना। तो गोलीय चालक की धारिता, अब बताइए गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यही ना होता है C इक्वल टू क्या होता है जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया जी, ठीक है, ये दो हमने लिख दिया, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। जैसे ये दोनों हमें मिल गए तो अब हम निकाल लेंगे जी, अब कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या हमें ज्ञात करना था, क्या हमें निकालना है, ये भी आप थोड़ा सा समझ जाइए, समझिएगा। समझिएगा, ये दोनों हमारे निकल गए ना। अब देखिए ये भी धारिता है, ये भी धारिता है, अगर दोनों की तुलना करें, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसा लिखें कि ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू अगर आप देखें, ए का वैल्यू है 9, ये है जी, ए का वैल्यू है 9 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो ये हमने लिख दिया। और नीचे डी है तो डी हमने लिख दिया है, ठीक है ना। आई इक्वल टू इक्वल टू ये 4 पाई आर है, तो 4 पाई लिख दिए। आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू है 1, तो ये 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब बात को समझिएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब इधर क्या बचा, इधर देखिए ये डी है, ओनली ये डी है ना, ये डी है, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा लेगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4 है, और ये डी इधर चला जाएगा तो 4 में गुणा करा लेगा, तो 4d हो जाएगा, 4d हो गया। इस इधर 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो यहाँ से अगर d का वैल्यू निकालें तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 4 पचे 20, मतलब 2.5 हो जाएगा। d का जो वैल्यू निकला ना वो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हमारा आ जाएगा मीटर में। किस में आ जाएगा जी, मीटर में हमारा आ जाएगा, मीटर, ये हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा जी, d का वैल्यू। समझ रहे हैं ना। तो दो समांतर, यहाँ पे कहा गया था हमसे कि एक समांतर प्लेट संधारित्रों का व्यास दिया था इतना, तो त्रिज्या हमने निकाला, उन दोनों के बीचों में क्या रखा है, परावैद्युतांक रखा है। तो संधारित्रों की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान है, तो गोले का व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिया। तो कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो यही है प्लेटों के बीच की दूरी, d इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो कितनी चाल प्राप्त कर लेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए जी, अच्छा ये हमारा समझिएगा, हल लिखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो हम लिखते हैं। दिया है हमें ओनली एक ही चीज दिया है, इलेक्ट्रॉनों का विभवांतर दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन
मतलब विभवांतर का यहाँ पे मान दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं विभवांतर। विभवांतर कैपिटल भी, ये 500 वोल्ट दिया है। अच्छा, दो चीजें हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं समझिएगा। विभवांतर का तो हमारा वैल्यू दे दिया है, हम एक इसका हमें चाल ज्ञात करना है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चाल, या हम कह सकते हैं वेग ज्ञात करना है। तो हम एक जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं जी, कि U इक्वल टू, एक हम फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं, U इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू भी होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। U इक्वल टू Q इंटू भी होता है। ये कैसे फॉर्मूला आया समझते हैं, ये फॉर्मूला आया V इक्वल टू W बाई Q होता है, ये बात हम जानते हैं, विभव का फॉर्मूला है ये। अब देखिए, ये इधर Q भाग में इधर आएगा तो गुणा करा लेगा, तो W का जो वैल्यू आएगा वो Q इंटू भी आ जाएगा। अब ये कार्य है W, तो हम एक और बात जानते हैं कि जो W कार्य है वो ऊर्जा के बराबर होता है, तो W की जगह पर U भी तो लिख सकते हैं, तो वही U इक्वल टू Q इंटू भी लिखा हुआ है, और यही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है U इक्वल टू Q इंटू भी। बात समझ रहे हैं? तो इस फॉर्मूले से इस तरीके से ये आया है जी। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं कभी कभी न्यूमेरिकल में फॉर्मूले लगा देता हूँ, तो वो कहते हैं सर कहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। अरे भैया, होता है, कैसे निकालना है हमें, यूज जब जिस तरीके से प्रकार का उसका यूज होगा उस तरीके से निकालेंगे। एक और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा, एक और हम एक ऊर्जा का एक और फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है जी, U इक्वल टू हाफ MeV स्क्वायर। यहाँ पे Me क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, तो एक ये भी हम फॉर्मूला जानते हैं ऊर्जा का। तो ये दो हम फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम दोनों की, ये भी ऊर्जा है ये भी ऊर्जा है, दोनों की तुलना करें, तो तुलना करेंगे ना, तब क्या हो जाएगा समझिएगा, ये हो जाएगा हाफ MeV स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, Q इंटू भी हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अब समझिएगा, अगर हम इसको चाहें तो ये दो इधर भाग, सॉरी क्या है, भाग में इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो ये ME इंटू ये क्या है, V स्क्वायर है, ये अगर इधर चला गया तो भाग में इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो 2Q भी हो जाएगा, यही ना होगा जी। अब समझिएगा, ये इधर ME क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा लेगा, तो V स्क्वायर का जो वैल्यू निकला वो 2Q भी हो जाएगा, अब बाई ME हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल बना देता है, तो V का जो वैल्यू आएगा वो वर्गमूल इधर बना देगा, तो वर्गमूल हो गया 2Q भी, ये W वाला कैपिटल V है, ठीक है ना, ME है तो ME हमने लिख दिया, ठीक है। वर्ग आकर इधर क्या बना दिया है, वर्गमूल हमारा बना दिया है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका आप ध्यान से समझेंगे, V इक्वल टू, अब देखिए 2 है तो 2 हम लिख देंगे यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हो गया। ये कैपिटल V है, कैपिटल V का वैल्यू है 500 वोल्ट, तो ये 500 वोल्ट हमने लिख दिया। अच्छा, 500 वोल्ट को 5 इंटू 10 टू द पावर ये 2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे ये 100 ही है, 100 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 500 हो ही जाएगा। ME, अब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है जी, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इतना रख दिया हमने। अब समझिएगा, ये हमारा, ये देखिए स्मॉल है, ये वाला है ना, ये स्मॉल भी है, इस बात को आप याद रखेंगे। यही हमें वेग या चाल हम कह सकते हैं, इसका ज्ञात करना है, तो V इक्वल टू, अब बात को यहाँ पे ये समझने वाला है, ये रूट हो गया, ठीक है जी। ये ना 10 टू पावर माइनस 31 है, ये ऊपर हम भेजते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, 16 दूना 32, मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 का मतलब 3.2 हो जाएगा।
ये दो में 1.5 का गुणा करेंगे तो ये 3.5 हो 3.2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये 19 है तो 19 में से 2 चला गया तो ये 10 टू द पावर -17 हो जाएगा। और ये 5 है तो ये 5 को ऐसे ही रहने देते हैं। और ये 10 टू पावर 31 ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये 9.1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ना। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करके देखते हैं जी क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो v इक्वल टू, अच्छा अगर हम इसका गुणा करा लेते हैं तो 5 दूना 5 का हम इसमें गुणा करा लेते हैं, इसका इन दोनों में दोनों का गुणा करा लेते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1, 5 या 15, 1 16, तो ये 16, मतलब ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। डायरेक्ट कहें तो 16.0 मतलब 16 हो जाएगा। ये दोनों गुणा कर ले, 16 हो गया। इंटू ये 10 टू पावर -17 है, ये कितना है 31 है, तो 17 31 कितना हो जाएगा तो 3 1 4 14 हो जाएगा क्या। 10 टू द पावर माइनस कितना बचेगा 10 टू द पावर 10 टू द पावर, ये प्लस वाला है ना, तो 10 टू द पावर ओनली 14 बचेगा। और नीचे कितना बचा, ये 9.1 है। एक यहाँ पे याद रखेंगे बात, 9.1 है ना, इसको 9 ही हम मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रूट है, देखिए ये रूट है तो यहाँ पर भी रूट होगा, तो रूट से हमें निकालने के लिए हम ऐसा मान रहे हैं। तो रूट से अगर निकालना है इसको 9 मान लेते हैं तो समझिएगा 4 है तो 4 गुणे हम 4 कर सकते हैं ना, तो 4 गुणे 4 कर लिया। ये 10 टू द पावर 14 है तो ये 10 टू द पावर 7 और गुणे 10 टू द पावर 7 हम लिख सकते हैं ना इसको, तो ऐसा कर दिया। और इसको 9.1 को 9 अगर हमने मान लिया तो 3 गुणे 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसका 4 का भी जोड़ा बन गया, इन दोनों का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया। तो जब जोड़ा बन गया ना तो एक सब बाहर निकल जाएंगे, तो ये 4 पहले बाहर निकला, 10 टू द पावर 7 बाहर निकल जाएगा और नीचे 3 है तो ये 3 बाहर निकल गया। 3 का अगर भाग दे देंगे 4 में तो 3 एकम में 3 और 1 बच गया तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस तरीके से चला जाएगा, 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल v का जो वैल्यू निकला वो ये हमारा निकल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, v का वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है ना, तो ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा निकल गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित यदि होता है तो वो कितना चाल उसका हो जाएगा या कितना वेग उसका हो जाएगा, तो यही हो जाएगा v इक्वल टू 1.33 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से या चाल से गति करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारे यहां पे आता है, कह रहा है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना है। ठीक है ना, इतना मीटर क्यू है। फिर से कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता इतना मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। ये हमारा वैल्यू दिया है। बात को समझिएगा, सबसे पहले लिखता हूं हल लिख दिए जी। अब एक एक करके समझिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया है तो हम यहां पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को हम -n से दर्शाते हैं। n इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। ठीक है ना, मीटर -3 है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या है 20 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब एक तांबे का तार है जिसकी लंबाई क्या है कि लंबाई है 20 सेंटीमीटर और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है
वो कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। अच्छा, लंबाई को हम मीटर में चेंज करना चाहें तो ये 20 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, तो ये क्षेत्रफल को अगर हम चेंज करें तो 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल का। तो ये चेंज करने आपको आना चाहिए, मीटर से सेंटीमीटर में है तो मीटर में तुमने चेंज किया है। ये हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यदि सेंटीमीटर में हो तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻, मतलब मीटर इसको हम चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से चेंज करना पड़ेगा, 4 से गुणा कराना पड़ता है। इतना आप समझ गए ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि तार को 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हो, मतलब विभव यहाँ पे मान दे दिया है, V का जो वैल्यू दे दिया है वो 4 वोल्ट दे दिया है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू का जो मान दिया है वो 4.1 × 10⁻⁻6 और मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है। तो ये सभी देख लीजिए, ये सब हमारा क्या है, ये वैल्यू हमारा दिया गया है। ठीक है जी, ये हमारा सब वैल्यू दिया है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि तांबे के तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा का मान हमसे ज्ञात करने को कह रहा है, इतना हमारा दिया है। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि तार में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तार में प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब धारा I का मान ज्ञात करना है। तो धारा का I का मान N EA × VD, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। NEA × VD, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, आपको सभी को याद होगा। ठीक है ना, NEA × VD। ठीक है, तो इतना हमने लिख दिया है। ठीक है, और एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, कि अनुगमन वेग का। तो एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग VD का जो वैल्यू आ जाएगा, V का अनुगमन वेग VD का जो वैल्यू आ जाएगा म्यू और V/L, ये हमारा अनुगमन वेग का क्या है, फॉर्मूला है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हम 2 फॉर्मूला जानते हैं, एक ये जानते हैं या एक वो जानते हैं। ठीक है ना, ये दोनों जानते हैं। अब समझिएगा, हमें इसी का I का मान ज्ञात करना है कि तांबे में प्रवाहित धारा I का मान कितना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो I = N क्या है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व का मान। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ पे दिया है, मतलब N मतलब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व का मतलब इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या ही है, यही बात कह रहा है। ठीक है ना, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। 8.5 × 10⁻⁻28। ठीक है, घुमाने के लिए घनत्व यहाँ पे कह दिया है। E है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है जी, 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो गया। ए का जो वैल्यू है वो देखिए 1 × 10⁴ है। 1 अगर इसमें गुणा करेगा तो इसका मतलब 10⁴ ही ना है जी ओनली, तो ये 10⁻⁻4 हमने लिख दिया। अब VD, अब देखिए VD के जगह पे हम म्यू V/L लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे म्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई देनी चाहिए, म्यू V/L ऐसे हमने लिख दिया। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा देख लूँ, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ी सी नहीं दिखाई दे रही है तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो ये V/L हमने कर दिया। अब इसको मैं आगे अगर बढ़ाता हूँ और देख लेते हैं जी, ये देखिए। अच्छा, मैं आपसे कहूँ 8.5 में 1.6 से आप गुणा करा लेंगे। देखिए इन दोनों का आप गुणा करा लीजिए, 8.5 में 1.6 से। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि 8.5 का यदि 1.6 में गुणा कर लेंगे तो ये कितना हमारा आ जाएगा जी, ये हमारा आ जाएगा 13.6 आ जाएगा।
ठीक है ना। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13.6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 13.6 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लेंगे 13.6 आ जाएगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा, मैं गुणा कराऊंगा टाइम लगेगा इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब उसके बाद ये 10 टू पावर -19 है, ये 10 टू पावर 28 है। ठीक है ना, तो ये 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस वाला अधिक है तो इसलिए प्लस हमने कर दिया, इन दोनों को घटा लिया तो 10 टू द पावर ये 4 है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, तो 10 टू द पावर ये -4 भी तो है, तो 10 टू पावर -4 हमने लिख दिया। म्यू का जो वैल्यू है, म्यू का वैल्यू है वो इतना दिया है जी। अच्छा, मैं अभी लिखता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ ध्यान से समझेंगे, इन दोनों का अगर हमने घटाया तो 10 टू पावर 9 आया है, और 9 में से अगर हमने 4 को घटा दिया तो ये 10 टू द पावर 5 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये हम लिख दे रहे हैं 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 कर दिया। समझना, 19 और 4 23, और 23 में से हमने 28 में से 23 को घटा दिया तो 10 टू द पावर कितना बचा 5 बचा, तो ये 5 हमने लिख दिया। अब म्यू का जो वैल्यू है, जगह कम है ना, म्यू का वैल्यू है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये हमने लिख दिया 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमने लिख दिया। भी का वैल्यू है 4, भी का तो 4 हमने लिख दिया। और एल का जो वैल्यू है वो क्या है 20 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हमने लिख दिया है। ठीक है जी, अब बात को समझने वाला यहाँ पे ये है कि अब हम इसका और इसका गुणा करा लेते हैं। ठीक है ना, इन दोनों का हम गुणा करा कर देख लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में हम सबसे पहले गुणा करा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो 61.2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे तो 61.2 आ जाएगा, और इंटू 4 है तो 4 हो गया ना। ठीक है, इतना ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये सब गुणा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, और ये 4 बचा है तो 4 हमने लिख दिया, ये 4 है तो 4 हमने लिख दिया है। ये दोनों गुणा कर लिए, इतना हो गया, ये 4 लिख दिया। 10 टू पावर 5 है, ये 10 टू पावर 6 है, तो ये 10 टू पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचा 20 और गुणे 10 टू द पावर ये -2 बचा। अच्छा, ये 10 टू पावर -2 है, इसको ऊपर हम भेज देते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे तो समझिएगा, ऊपर अगर भेज देते हैं तो ये -2 है, ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर ये 2 हो गया। ये आपका अलग है, इधर ये ऊपर वाला अलग है। ठीक है ना, इससे कन्फ्यूजन ना हो। अब समझिएगा I = ये देखिए 4 एकम में 4 और 4 × 20, तो नीचे 5 बच गया, तो ये अब 16.2 हो जाएगा। और ये 10 टू पावर -1 है, ये 10 टू पावर 2 है, तो ये 10 टू द पावर 1 मतलब 10 ही हो जाएगा, और नीचे बच गया 5। ठीक है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा, अगर हम चाहें तो 5 दूना 10 कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया, तो इसका मतलब 16.2 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। और ये अगर I का हम टोटल वैल्यू निकालें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एकम में 2 हो जाएगा, और 2 छक्के मतलब 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लगभग हमारा मतलब 122.4 हमारा आंसर आ जाएगा। 122.4 हमारा आंसर आ जाएगा एम्पियर में। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सोच रहे होंगे सर गुणा भाग आप देखकर बता रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, मैं गुणा यहाँ पे जो करा रहा हूँ ये कैलकुलेट मैंने करके रखा था, तो कैलकुलेट करके रखा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मन में डाउट आ रहा होगा सर आप तो कैलकुलेट किए हुए हैं तो आपने बता दिया है, तो हमें तो कैलकुलेट एग्जाम में करना पड़ेगा ना, गुणा भाग करना पड़ेगा। तो हाँ भैया बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। क्यों आपको करना पड़ेगा जी? तो देखिए इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए जिससे आपको समय कम बचे और जल्द से जल्द आप कर पाए। अभी देख रहे हैं, अभी हमने 6 क्वेश्चन ही अभी तक कंप्लीट हमने किया हुआ है और आपका 1 घंटे कंप्लीट हो गए हैं या होने वाले होंगे, तो समय बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। मोस्टली आपको फोकस क्या करना है, फोकस ये होनी चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक ही हमारा मेन है। फॉर्मूला हमने बता दिया, इसके बाद ये तो सब कुछ को आना ही चाहिए सभी स्टूडेंटों को। समझ रहे हैं ना? अच्छी बात है, समझ रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। अब देखिए विद्युत चालकता को परिभाषित हमने करना है। अब फिर से यहाँ पे कह रहा है कि एक चालक के पदार्थों का विद्युत चालकता की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे विद्युत चालकता की हमें गणना करना है। एक चालक पदार्थ है तो चालक पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना करना है, जिसकी लंबाई 3 सेमी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 2 ओम है। अच्छा, विद्युत चालकता सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ होता है, ठीक है ना। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है ये विशिष्ट चालकता है या विद्युत चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो परिभाषा इसका तो हमने कंफर्म यहीं पे कर दिया। फिलहाल हमने सब कुछ ये 2 नंबर में कराया हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। हमें चालकता की गणना करना है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। यहाँ पे हमें लंबाई का मान दिया है, ठीक है ना। लंबाई L का जो वैल्यू दिया है वो 3 मीटर दे दिया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्षेत्रफल का मान दिया है, क्षेत्रफल A का मान दिया है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर में भी नहीं है, मिलीमीटर में स्क्वायर है, तो इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। मीटर में तो 2.2, अब मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से हम गुणा कर देंगे, तब ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब हमारा मीटर में चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर वाला में, ठीक है। मिलीमीटर से मीटर में अब आ गया, ये हमारा लंबाई आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रतिरोध का भी मान हमारा दिया हुआ है। प्रतिरोध R का जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है वो हमारा 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 ओम दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि विद्युत चालकता की गणना हमें करने को कह रहा है, ठीक है ना। तो हम करके दिखा देते हैं जी। तो सबसे पहले विद्युत चालकता की गणना करने के लिए हमें देखिए, विद्युत चालकता को म्यू इक्वल टू 1/ρ होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो म्यू को ज्ञात करने के लिए हमें रो का पहले वैल्यू ज्ञात करना है। क्या विशिष्ट प्रतिरोध का हमें वैल्यू पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध का ही वैल्यू हम ज्ञात करते हैं जी, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका वैल्यू पहले हम ज्ञात करते हैं, तभी जाकर हमें हो पाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये हमने कर दिया जी। रो इक्वल टू, यहां पे R है तो R का देखिए, R का वैल्यू है 2 ओम, तो 2 हमने लिख दिया। यहाँ पे A है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, तो A का मान है 2.02 इंटू 10⁻⁻6 है, तो ये हमने लिख दिया। L का जो वैल्यू दिया है वो 3 मीटर दिया है, तो ये हमने 3 लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको अगर हम करा लेते हैं जी गुणा, ठीक है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा,
अगर इसका इसमें हम गुणा करा लेते हैं तो 0.04 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, आइए 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, आइए 3 हो जाएगा। यही होगा ना जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर चाहे तो 3 का 0.4 में हम गुणा भाग करा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। देखिए इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इससे भाग दे देंगे तो भाग देने में बड़ी दिक्कत होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले चेंज करते हैं, ऊपर भी हम 10 से 10 टू पावर 2 से गुणा करा देते हैं, गुणा भाग 2 से करा देते हैं। 100 से ऊपर और नीचे भाग करा दिए, तो ये 10 टू पावर 2 है ना, मतलब 100 है। और रियलिटी का कहूँ ना तो ये क्या है, ऊपर भी हमने 100 से करा दिया, नीचे भी हमने 100 से करा दिया। 100 जाएगा इसमें गुणा करेगा तो यहाँ पे म्यू का जो मान है ये हमारा 4 हो जाएगा, आइए 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और नीचे ये 3, आइए 100 का मतलब 10 टू द पावर ये 2 हो गया, ये 10 टू द पावर 2 ऊपर हम भेज देते हैं तो 4, आइए 10 टू द पावर -6 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए 4 हो जाएगा ये, ये 10 टू पावर -6 है, ये 10 टू पावर 2 है, तो ये 10 टू पावर -8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 है तो 3 हो जाएगा। रो इक्वल टू 3 एकम में 3 और 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 इंटू 10 टू पावर -8 हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा जी, ठीक है ना। ये हमारा सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध का हमने मान यहाँ पे निकाल लिया है, जो है क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू 1.33 इंटू 10 टू पावर -8 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, -8। अब उसके बाद जैसे ही रो का वैल्यू निकला तब हम निकाल सकते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 1/रो होता है, म्यू इक्वल टू 1 हमने लिख दिया, ये रो का वैल्यू है वो 1.33 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -8 है, तो -8 हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब समझिएगा ये जो रो का वैल्यू सिग्मा का वैल्यू है वो 1/1.33 और 10 टू पावर -8 था, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। अगर हम इसको चाहें तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 10 टू द पावर 7, और ये 1.33 लिख सकते हैं। 1.33 से हम 10 टू द पावर मतलब 10 में भाग दे देंगे, 1.33 में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, याद रखेंगे 7.5 आ जाएगा। इसका अगर हम इसमें भाग देते हैं ना तो ये 7.5 इंटू 10 टू द पावर 7 हमारा आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखेंगे जो हमारा विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हुआ है क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीटली। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होते हैं दोस्त, धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये भी तो लिख लिए होंगे, ठीक है। अगला 1-2 क्वेश्चन में आपको दे दूं, काम करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ना अदरवाइज ऐसे हैं स्टूडेंट, ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं ना, कितना भी उनसे कहा जाए वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको 2-3 होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ से आपको अपना जो होमवर्क है इसको आपको करना है, होमवर्क, ठीक है। मैं चाहूँगा तो इसको सॉल्व भी मैं करा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं चाहूँगा यदि आप करते हैं सॉल्व तो मुझे प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि आपने मेहनत किया है। यहाँ पे हमसे ये कह रहा है, देख लीजिए, एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसको हमें सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व आपको इसको करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्त, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है जी। जस्ट ये भी ले लीजिए,
ठीक है, अंतिम एक और ले लीजिए, 4 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हम दे रहे हैं इसको सॉल्व करने का। देखिए अदरवाइज यदि आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो परेशान ना होइएगा, जल्द ही आपको इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम और चैनल का लिंक, मतलब टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइएगा उसको फॉलो कर लीजिएगा तीनों पेज पर, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल अभी तक कंप्लीटली यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल का लिंक आपको मिलेगा, वहां से जाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। सभी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले केमिस्ट्री का भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उसका लिंक दे दिया है। फिजिक्स का भी लिंक हमने दे दिया है, तो सभी का लिंक है। आप चाहे तो बस मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you.